देखिए हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें आपको बोला है कि ये फंक्शन 0 टू 1, सिर्फ 0 टू 1 पे आपको चेक करना है इफ इट इज़ बाउंडेड और नॉट। ठीक है, पहला तरीका ये है कि आप इसको ग्राफिकली कर सकते हो, है ना। यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, 0 से 1 के बीच का ही ग्राफ बनाना है आपको, तो पूरा ग्राफ बनाना नहीं है। ग्राफ बनाना ज़्यादा मुश्किल होता भी नहीं है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। ओके, एक बार कंफर्म कर देना कि सर स्ट्रीम इज़ वर्किंग फाइन। तो हाँ जी, इसका आप मेरे को डोमेन और रेंज बता सकते हैं। देखिए 2 की पावर में कुछ भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लैपटॉप से देख लो। जो भी लैपटॉप से देख रहा है वो कमेंट नहीं कर पाएगा, इतना मुझे पता है। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद अटेंडेंस चेक कर लूँगा। चलिए यार, मुद्दे की बात पे आते हैं। इसका डोमेन बताइए क्या हो जाएगा? कौन कौन सा एक्स आप नहीं रख सकते? वन अपॉन लफड़ा, ये लफड़ा जीरो नहीं होना चाहिए ना। तो ये लफड़ा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स वन नहीं होना चाहिए, तो वन पर गड़बड़ है। एक्स इज इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। इसका डोमेन अगर मैं लिख दूँ ऐसे ही ना, टाइम पास के लिए अगर मैं डोमेन लिख दूंगा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट विल बी एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बस वन नहीं होना चाहिए। सही है ये बात? अच्छा, आपको जीरो से वन के बीच में चाहिए, तो ये पॉइंट होगा जीरो और यहाँ पर मान लेते हैं वन। अगर मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, है ना। ग्राफ तो चलो अपन अभी इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे क्या? चलो देखते हैं। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। होता क्या है कि जहाँ पर, सुनना बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ। जहाँ पर आपका ग्राफ नॉट डिफाइंड हो, जैसे वन रखने पर क्या आ रहा है, टू की पावर वन अपॉन जीरो। अब वन अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है। तो जहाँ पर नॉट डिफाइंड हो वहाँ पर एक असिम्प्टोट आएगा, मतलब यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन वर्टिकल, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। दिस यू कैन ऑलवेज डू। ठीक है, तो ये हो गया आपकी लाइन एक्स इज इक्वल टू वन। अब इस लाइन के और जीरो पॉइंट के बीच में देख रहे हो, ये वाली लाइन जो है वर्टिकल और ये वाली लाइन वर्टिकल, इन दोनों के बीच में ही ग्राफ बनेगा। फटाफट बनाते। एफ ऑफ जीरो पता करो मुझे जल्दी से, क्या होगा एफ ऑफ जीरो? क्या होगा बच्चों? वन अपॉन टू की पावर में वन अपॉन जीरो माइनस वन, दैट विल गिव यू टू की पावर माइनस वन, दैट इज हाफ। मतलब जीरो रखोगे तो आंसर आपको हाफ मिलेगा, 0.5। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे वन रख दो। अच्छा, वन के बाहर तो जाना नहीं अपने को, और वन पर तो नॉट डिफाइंड है क्योंकि अपन ने डॉटेड लाइन इसलिए लगाई है ना। तो वन से जस्ट पहले, तो वन से जस्ट पहले तो अपन क्या करते हैं ना, वन माइनस एच रख देते। कोई तकलीफ वन माइनस एच रखने में? ओके, थैंक यू धनश्री एंड गर्जे, स्ट्रीम इज वर्किंग फाइन। तो यहाँ पर अपन वन माइनस एच रख देते। तो इधर देखिए ध्यान से, एक्स की जगह क्या डाल देंगे, वन माइनस एच। तो वन माइनस एच माइनस वन, ये हो जाएगा। वन माइनस वन कितना हो गया बच्चों? जीरो। तो ऊपर कितना आ गया देखिएगा ध्यान से, माइनस वन बाय एच टू की पावर में। अच्छा, ये कितना होता है? वन अपॉन बहुत छोटा नंबर। वन अपॉन बहुत छोटा नंबर इज बहुत बड़ा नंबर। अरे जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा आंसर। तो डिनोमिनेटर अगर बहुत छोटा है तो आंसर भी बहुत बड़ा आएगा। तो इन्फिनिटी, ऊपर क्या लिखा है? इन्फिनिटी और एक माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन आप देख पा रहे हैं? चलिए बढ़िया है। तो ऊपर क्या लिखा है? टू की पावर में माइनस इन्फिनिटी, जिसको आप वन अपॉन टू की पावर में इन्फिनिटी लिख सकते हो। वन अपॉन टू की पावर में इन्फिनिटी। तो आपका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। जीरो से चालू होगा ग्राफ और इन्फिनिटी पे, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, वन अपॉन टू की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो। ये मैंने लिखा नहीं, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली जीरो। ये बताने की जरूरत नहीं है, इतना अपन ने थोड़ा सा लिमिट पढ़ा है। ओके, टू टू द पावर इन्फिनिटी इज ऑलमोस्ट, इट इज ऑल्सो वेरी बिग नंबर, है ना। दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया। तो आपका ग्राफ एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा, लेकिन लगभग लगभग ऐसा बन जाएगा। जीरो पे ये
ऐसा टच करने का कोशिश करेगा। तो ये आपका ग्राफ 0 से 1 के बीच में लगभग ऐसा ग्राफ दिखेगा। ये ग्राफ बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? बाउंडेड मतलब क्या होता है कि अनबाउंडेड मतलब ये होता है कि आकाश लोक तक जा रहा है या पाताल लोक तक जा रहा है। अगर पाताल लोक या आकाश लोक तक जाता है तो आप क्या बोल दोगे कि भाई इसको कोई रोक नहीं पा रहा है, अनबाउंडेड। बट ये तो रुक गया यहाँ पे, तो इसको आप सिंपली बाउंडेड बोल दोगे। ठीक है, ये मेथड 1 है। मेरे को मेथड 1 ग्राफिकल है, तो ग्राफिकल मेथड मुझे हमेशा पसंद आता है। लेकिन अगर हमें मेथड 2 से करना हो तो मेथड 2 से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। देखिएगा ध्यान से, 2 की पावर में 1/x-1। ओके बच्चों, ध्यान से देखना है ना, बहुत मुश्किल है भी नहीं है यार। 0 से 1 के बीच, अरे इनपुट आप 0 से 1 के बीच में दे सकते हो बस। तो आप क्या करो, यहाँ पर x की जगह 0 और 1 के बीच का नंबर डालोगे। देखो ना, x की जगह मैंने क्या 0 से 1 के बीच का नंबर ऐसे ही डाल के देख लिया है ना। तो देखते हैं होगा क्या। 2 की पावर में क्या आएगा, पहले अपन 0 ले लेते, पहले 0 ले लेते तो 1/0 - 1 कितना आ गया, 1/-1 से लेकर फिर अपन 1 डाल देते हैं। अरे यार, एक एक्सट्रीम पे चेक कर लिया, एक दूसरे एक्सट्रीम पे चेक कर ले, है ना। तो एक दूसरे एक्सट्रीम पे चेक करोगे तो क्या आएगा, 2/1/1 अब ये तो नॉट डिफाइंड है, ये तो डेफिनेटली नॉट डिफाइंड है। तो अपन क्या करेंगे कि 1 - h डालेंगे। ये तो फंडा थोड़ा सा पता है ना अपने को कि 1 पर अगर बात नहीं बन रही है तो आप क्या करो, h डाल दो। इसका ग्राफ हो भी सकता है कि ऐसा भी हो, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट वी डोंट एक्चुअली हैव टू वरी अबाउट इट। कुछ भी हो सकता है ग्राफ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये अनबाउंडेड तो नहीं होगा, है ना। तो ये एक्यूरेट ग्राफ तो नहीं बनाया मैंने, लेकिन मैंने ऐसा ग्राफ बना लिया कि मेरा आंसर आ जाएगा। 1 - h - 1 खिचक खिचक क्या आ गया, 2 की पावर में, देखते हैं ये क्या, 2 की पावर में -1। 2 की पावर में -1 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 2, ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर में 1/-h, दैट विल बी -इन्फिनिटी। अभी अभी बताया था मैंने। तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, ये कितना हो गया, 0, है ना। तो हाफ पर भी इंक्लूडेड नहीं है, हाफ से लेकर 0, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, 0 छोटा नंबर आता है ना, तो हम थोड़ा सा इसको सजा देते, रीअरेंज कर दो कॉमन सेंस लगा के। आपका आंसर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 to हाफ। अरे भाई 0 छोटा है ना, तो उसको पहले लिख दोगे। तो ये एक तरीका है करने का। तो पहले अपन ने क्या करा, एक रफ सा ग्राफ बना लिया। आई डोंट नो कि ये एक्यूरेट ग्राफ है या नहीं है, भाई कुछ भी हो सकता है। आप 2 डाल के देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि 2 पर वैल्यू 0.5 से ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है ना। लेकिन एक्यूरेट ग्राफ अपने को बनाना नहीं, तो इट इज़ बाउंडेड। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। ओके अच्छा, आप लोग होमवर्क कर रहे हो जो, उसमें आपसे कम से कम 50% क्वेश्चन तो ईजिली बन जा रहे हैं ना। मेरे ख्याल से 70-80% बन रहे होंगे, कुछ कुछ में डाउट आ रहा होगा। तो अपन फ्राइडे को रिजर्व रखते हैं डाउट के लिए, क्योंकि कल आपका ये चैप्टर खत्म हो, अगर मैं आज पढ़ा देता हूँ, कल पढ़ा देता हूँ, तो शायद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो बट क्या होता है ना कि कुछ केसेस में चैप्टर खत्म नहीं हो पाता है, तो आई कैन नॉट बी वेरी श्योर, क्योंकि अपना बस पीरियोडिक फंक्शन बचा है और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन बचा है, दैट्स इट, खत्म। तो पीरियोडिक में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं, बहुत आसान नहीं है। तो मैं आराम से मंडे तक इसको ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे ट्यूसडे तक ले जाएंगे, फिर अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आपके लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके एक वीडियो आएगा, अभी नहीं आएगा, कुछ दिन लगेंगे उसमें भी, क्योंकि रिकॉर्ड करने में टाइम लगेगा उसको। तो वो एक वीडियो आएगा। और आपको मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगा अभी, थोड़ी देर से, अभी नहीं। लिखो भाई, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। आसान है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको, है ना, फ्री की एडवाइस दे देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग सुन लेना ध्यान से, काफ़ी अच्छी बात बोलूँगा मैं, कि रिवीजन जो है सिर्फ इकलौती ये चीज़ है जो डिफाइन करेगा कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट बनोगे। ध्यान रखना इस चीज़ का। आपको हर चैप्टर को, चाहे वो कितना भी आसान हो, कितना ही मुश्किल हो, उसको एक फिक्स टाइम के बाद रिवाइज करना ही करना है।
तो अपना स्केड्यूल ऐसा बनाओ कि आप टाइम टाइम पर हर चैप्टर को रिवाइज़ करो, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज़ कर लोगे ना अगर, सिर्फ क्लास नोट्स, है ना? फिर उसके बाद डीपीपीज़ रिवाइज़ करने का भी एक मैं आपको एडवाइस दूँगा, वो बाद में। तो जैसे अपना लास्ट चैप्टर था पीएनसी, रिवाइज़ इट। आप फ्री टाइम निकालो, निकलता है, आराम से निकलता है। अब तो पबजी भी बैन हो गया है ना, तो बहुत सारे लोगों के पास खाली समय होगा, अनलेस अनटिल आप लूडो खेलने का प्लान ना बनाएं। तो टाइम निकालो, और जैसे कि आज 10-15 मिनट निकाला आपने, पीएनसी के नोट्स रिवाइज़ करना स्टार्ट किया आपने, शुरुआत के 2-4 कंसेप्ट रिवाइज़ करें, उनको सोचा, है ना? और जो डीपीपी हमने 1 से 9 करी है, आप लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया होगा। जिसने ईमानदारी से करा है उसकी ही बात कर रहा हूँ मैं। तो 1 to 9 डीपीपी में स्टार्ट रिवाइजिंग डीपीपीज अगेन, क्योंकि ये टेस्ट होगा अपना फिर से पीएनसी का, है ना? तो ये चीज़ मुझे कहना था, ये हर चैप्टर में करना है आपको, वरना भूल जाओगे यार। समझ में आना इज़ नॉट अ बिग डील, समझ में सबको आता है, याद हर कोई नहीं रख पाता है कि क्या क्या कंसेप्ट थे। बहुत सारी चीज़ याद रखनी पड़ती है ना आपको। तो रिवीजन को आप क्या करो, एक बार रेगुलर कर लो, ठीक है? मैं तो कहूँगा कि हफ्ते में 2 दिन आप रिवीजन का ही निकालो। 2 दिन में पूरा दिन रिवाइज नहीं करना है, 2 दिन में 1 घंटा फिक्स कर लो कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, आपको उस दिन 1 घंटा रिवाइज करना है और 1 घंटा रिवाइज करना है, मतलब डे 1 एंड डे 2 फिक्स कर लो। मैं अगर आपको मेरी तरफ से कुछ पूछना है तो सैटरडे एंड मंडे, ये दोनों दिन रिवीजन का रखो आप, ठीक है? बट मैं तो कहूँगा कि आप चाहो तो उसको कभी भी कर सकते हो, जब मूड हो, क्योंकि मूड थोड़ी होता है यार, मतलब मूड होता है रिवीजन का कि आज रिवाइज कर लिया जाए। और डीपीपीज जो है एक बार और रिवाइज करो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप भूल जाओगे कि हाँ यार ये डीपीपी में कैसे किया था, ठीक है? बाकी आपको इसका रिवीजन वीडियो जो है हर चैप्टर का रिवर्स ऑर्डर में मिलता जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना? आप हार्डली 40-50 मिनट का वीडियो होगा, पूरा चैप्टर उस 50 मिनट में कवर, तो आप उसको देखोगे, पूरा चैप्टर खत्म एक बार में, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अ फंक्शन डिफाइंड, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, है ना? अ फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन not solved for the dependent variable, ठीक है? समझ में तो नहीं आएगा अभी, है ना? इट्स कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल लिखो, द इक्वेशन x cube plus y cube is equal to 1 defines y as an implicit function if y has been expressed in terms of x, then it is called explicit function। ठीक है, आप समझते इसको, है ना? बकवास तो अपन ने बहुत कर ली, समझो इसको। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ भाई, 10-15 सेकंड का मैं पॉज ले रहा हूँ,
आप लिखो, फिर मैं इसको समझा देता हूँ, 2 सेकंड में समझा दूंगा मैं, कुछ भी नहीं है ना, बहुत आसान है। कहने और मतलब सुनने के लिए फंक्शन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई इस पर क्वेश्चन नहीं आता है कि हाँ भाई ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, देखो भाई होता क्या है ना कि अगर आपकी कोई इक्वेशन लिखी, लिखना छोड़ दो, आगे देखो प्लीज़, लिखना छोड़ दो और आगे देखो। आपके सामने कोई भी इक्वेशन लिखी है, जैसे कि मान लो यही इक्वेशन लिखी है, तो ये इक्वेशन जो है वो x में भी है और y में भी है ना। ये इक्वेशन है, इस बात में कोई डाउट आपको? ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है और इक्वल टू सम नंबर है, इट हैज़ बीन इक्वेटेड टू सम नंबर। तो ये डेफिनेटली एक इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, x में भी और y में भी, और दोनों वेरिएबल जो है वो मिले जुले लिखे हुए हैं। मिले जुले लिखे होने का मतलब ये होता है कि देखो मैथ्स में 2 चीज़ होती है। जो आपका x होता है ये हमेशा अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और y को अपन डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। इसका मतलब बहुत आसान है कि y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, y हमेशा x पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। आपने x डाला, x किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है ना, x तो आप कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, लेकिन अगर आपने x की जगह 30 डाला तो y कितना आ जाएगा? y हाफ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने x की जगह 45 डाला तो y 1/√2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये होता है। तो x किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, बट y टोटली x पे डिपेंड कर रहा है। तो मैथमेटिक्स में जब अपन जेई के सिलेबस में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स मल्टीपल नहीं होंगे, जब आप अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो यू विल हैव मोर देन 2 वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे करके आएगा आपके पास। तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता जाएगा, वो कंफ्यूजिंग होता है। बट अभी अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। एक्स हमेशा क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, अरे ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और वाई विल ऑलवेज डिपेंड ऑन एक्स। और आपकी 2 तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन लिखी है दिस इज इम्प्लिसिट। ये कैसे बता दिया मैंने इम्प्लिसिट है? समझा रहा हूं मैं। ये इक्वेशन जो है वो एक्स और वाई में मिली जुली इक्वेशन लिखी हुई है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से, y को एक तरफ रख लिया मैंने और सब कुछ एक तरफ इधर ले आया, ठीक है। तो y को अकेला करने का मतलब होता है एक्सप्लिसिटली y को एक्सप्रेस करना। तो ये वाली जो इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। समझ में आ गया ना आपको? 1 माइनस एक्स क्यूब, और फिर पावर में 3 था तो 1/3 कर दिया हर तरफ। तो ये जो तरीका हुआ लिखने का कि आपने अकेला कर दिया y को एक तरफ, इसको कहते हैं y को एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करना, ठीक है। y को एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करना। ये ले लो एक एग्जांपल, एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, इसमें भी आप क्या कर सकते, ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? ये डेफिनेटली इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट, क्योंकि इसमें एक्स वाई सब मिले जुले हो। लेकिन अगर y को मैं एक तरफ ले आता हूं, y को एक तरफ ले आता हूं, हमेशा अपन डिपेंडेंट, y डिपेंड करता है x पर, याद रखो इसको। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हमेशा एक तरफ लाते हैं। सही बात है। अच्छा, इसको एक तरफ ले आते हैं, कोपचे में लिख लेता हूं, यहाँ पे देखो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, देखिएगा, तो y को एक तरफ लाना है मुझे, तो पहले y वाली जो टर्म्स है उसको मैं एक तरफ लिख देता हूँ। ये y वाली टर्म्स को मैंने क्या करा, LHS में लिख दिया। ओके, और जो दूसरी टर्म्स थी 1 माइनस 2x, उनको RHS में। नाउ इट इज़ वेरी इजी, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एक्स, है ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ भाई, ये जो फंक्शन है, LHS में जो फंक्शन लिखा था और RHS में, दोनों फंक्शन सेम है, बट हमने जो RHS में लिख रखा है ये एक्सप्लिसिट है क्योंकि y अकेला है ना, उसमें x और y मिले जुले। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ना, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता दी मैंने आपको। ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं उसमें मैं ये बताता हूँ। देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ implicit form of x is equal to
2y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कौन डिपेंडेंट होता है, y ऑलवेज डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, अनलेस अनटिल आपको मेंशन किया हो कि नहीं कि इसमें डिपेंडेंट अलग है और इंडिपेंडेंट अलग है। ठीक है, करो। पहले आपको इम्प्लिसिट फंक्शन से एक्सप्लिसिट करना। एक्सप्लिसिट मतलब अकेला। बार बार अपने आप से बोलो, लिख लो भाई, हिंदी में लिख लिया करो ऐसे, है ना। एक्सप्लिसिट मतलब y को अकेला करना, ऐसे लिख लिया करो। मैं थोड़ी ना लिखवाऊंगा भाई सब कुछ। ओके नाइस, कर पाओगे आप ये क्वेश्चन? मेरे को तो लगता है कर लोगे, देखते हैं। क्या लिखा है मेरे सामने, x इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वेयर। क्या करूं मैं? पहले तो ये माइनस वाई स्क्वायर मेरे को देख के बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वाई को अकेला करना है आपको यार, ये तो बड़ा आसान था। इसको अकेला करना, इसको अकेला करना भी बड़ा आसान था, लेकिन ये जो नीचे लिखा है ना, यहाँ पे हवाइयाँ उड़ जाएगी अकेला करने में, अगर आपको स्क्वायर बनाते नहीं आता है तो। वरना तो बहुत ईजी है, ये भी बहुत आसान है। तो मैंने क्या करा कि ये वाली जो चीज़ है इसको LHS में लिख दिया, LHS में ले आया मैं, है ना। LHS में लाऊंगा तो क्या, माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो a स्क्वायर है, 2ab है ना। काश b स्क्वायर होता तो प्लस वन माइनस वन कर दो ना, कोई लफड़ा ही नहीं। प्लस वन माइनस वन करके हमने क्या उखाड़ लिया भाई, ये देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस वन को उस तरफ भेज दो तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? पक्का? देखना भाई, बता देना। कोई एकदम फड़फड़ा गया तो तुरंत बता दे। ये हो जाएगा रूट, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ मैंने अंडर रूट ले लिया। अब इसके बाद आपके y की दो वैल्यू आएगी, तो आपका y बनेगा या तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, या तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, लिखो यहाँ तक। ये क्या हो गया, था क्या लेकिन वो, वैसे जस्ट क्यूरियस। ओ वेरी स्टाइलिश, ये तो मेरे को पता ही नहीं था यार। गया कहाँ वो? दिस इज गुड। अरे भाई तुम करो, मैं तो क्या टाइम पास कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा स्पेस आ गया यार तो। हाँ जी, तो ये अपने पास y है। अब y के दो रूप आ रहे हैं, एक रूप ये आ रहा है, एक रूप ये आ रहा है। मैं एक बात बताऊँ आपको, आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ डोमेन निकालना है। तो ये फंक्शन जो है, दिस इज एक्सप्लिसिट, ये एक्सप्लिसिट है, दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इसका जो ओरिजिनल रूप था ये वाला, ये इम्प्लिसिट था। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? कंट्रोल प्लस समथिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब इसका डोमेन निकाले, दोनों का डोमेन सेम आएगा पक्का। देखो दोनों का डोमेन सेम आएगा, बोथ, दोनों फंक्शन, तो किसी का भी डोमेन लिख दो। लेक्चर आपका बफर हो रहा है? अच्छा, नहीं नहीं, बफर तो नहीं हो रहा होगा यार, एक बार मेरे को कंफर्म करो। कोई किसी का अच्छे से चल रहा है लेक्चर तो लिख दो लेक्चर इज़ वर्किंग फाइन, बफर कर रहा है तो लिख दो लेक्चर इज़ बफरिंग। ठीक है, धनुश्री आप मत लिख देना, आपका तो बफर कर रहा है ना। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये आपके पास फंक्शन है और नीचे वाला, दोनों में डोमेन क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। अंडर रूट के अंदर वाला आइटम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। ठीक है क्या? चलिए बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने सक्सेसफुली समझ लिया है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं।
बस नाम पता होना चाहिए। बाकी काम जो करना है अपने को, डोमेन रेंज निकालने वाला, वो अपन ने बहुत प्रैक्टिस करी। ओके, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे जंप कर रहा हूँ। वर्किंग फाइन, थैंक्स थैंक्स। ठीक है, तो ऋतुजा और मैं धनश्री के लिए टाइप कर देता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके देखो स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं, लिखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, लिख लो आप लोग, जब तक मैं 2 सेकंड का टाइम पास करता हूँ। बताओ भाई, 5 जगह है, 5 लोग हैं, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। सही। लेकिन अगर 6 पीपल होते तो पहले आप 6 में से 5 चूज़ करते और फिर उनको अरेंज करते 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, ये तो अपना लीनियर अरेंजमेंट था। अगर यही अरेंजमेंट अगर अपने को सर्कुलर करना होता तो 5 लोगों को 5 जगह पर बैठाना है तो कितने तरीके होते? पहले एक जगह जाकर एक बंदा जाके सेक्रीफाइस करता है अपने आप को, है ना, फिर उसने नंबरिंग स्टार्ट कर दी है, बस उसके बाद 4 लोग 4 जगह 4 फैक्टोरियल। बेसिकली जितने लोग हैं उतना -1 फैक्टोरियल सर्कुलर में होता था, है ना। ठीक है, ऐसे बीच बीच में टाइम पास करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे, है ना। ये सब आपको करना चाहिए खुद से, स्पेशली जो मतलब मैथ्स में तो करना ही करना है, ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन केमिस्ट्री में तो करना ही करना है आपको ज़्यादा। केमिस्ट्री में ज़्यादा मेमोराइज याद रखने की चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें आप इग्नोर नहीं करें। चलिए, इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ मैं। देखो भाई, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? हमने थोड़ा सा आइडिया लिया इन्वर्टिबल फंक्शंस का, बट अभी और आइडिया लेंगे। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी अ 1 1 फंक्शन। हाँ, 1 1 थोड़ी होता है यार इसमें, 1 1 एंड ऑन टू। इन्वर्टिबल कौन होते थे? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। देन अगर कोई फंक्शन, सुनो मेरी बात, लिखने से पहले मैं बोल देता हूँ, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, देन उसका इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करता होगा। देन देर एग्जिस्ट a unique function g। एक बात बताओ यार मुझे ना, बड़ी आसान सी कॉमन सेंस वाली बात है, ये अपने पास मान लेते हैं ये ए फंक्शन, ए सेट है, ये बी सेट है, और सेट ए से लेकर सेट बी में मैपिंग हो रही है फंक्शन एफ की, है ना। तो इसका जो इन्वर्स होगा उसकी मैपिंग कहाँ से होगी? बी से लेकर ए। भाई कॉमन सेंस वाली बात है ना, तो उल्टा कर रहे हैं अपन, तो बी से ए मैपिंग होगी। सही बात है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो जी लिखा है वो क्या होगा? बी टू ए होगा। बी टू ए लिखो आगे, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। प्रांजलि, आपका होमवर्क नहीं आ रहा बहुत दिनों से, आपका कमेंट भी नहीं आ रहा, एकदम से मुझे याद आया। तो अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो बताओ भाई क्या रीज़न है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे नाम मेरे को याद है, बट एटलीस्ट आपका रोज़ होमवर्क आता था, और केतकी आपका भी नहीं आ रहा है रोज़। जी वाई इज इक्वल टू एक्स, पहले तो लिख लो आप, डेफिनेशन समझ में अभी आएगा नहीं आपको। सच दैट में ये वाली जो लाइन है ना, रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड वाई बिलोंगिंग टू बी, then g is
सेट टू बी इनवर्स ऑफ एफ। हाँ भाई, अब अपन समझते हैं इस चीज़ को लिखा क्या है। सुनना मेरी बात, बहुत आसान है। अगर अपना फंक्शन है ए से बी और वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो डेफिनेटली एक फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा जी फंक्शन, जो कि उल्टा मैप होगा। जैसे ये वाला ए टू बी है तो ये बी टू ए होगा। इनवर्स का मतलब यही तो होता है। और इस तरह से होगा कि एफ ऑफ एक्स को अपन वाई बोलते हैं, विच इम्प्लाइज जी ऑफ वाई एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड वाई बिलोंगिंग टू बी। ये वाली लास्ट लाइन अपने को समझ में अभी नहीं आने वाली, थोड़ी देर से समझ में आएगी, मतलब 2-3 मिनट के बाद। तो ऐसे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है ए से लेकर बी तक और ये ऐसे मैप हो रहा है, ठीक है, ये फंक्शन जो है वो ऐसे मैप्ड है, ऊपर एफ लिखा भी है लेकिन मैं यहाँ पर एफ लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपका फंक्शन इस तरह से मैप्ड है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इनपुट, इनपुट मतलब एक्स, और यहाँ पर क्या आता है आउटपुट, आउटपुट मतलब वाई, आउटपुट मतलब वाई। तो अगर ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, 1 1 है और ऑन टू, 1 1 समझते हो ना आप, ये 1 1 ऑन टू मतलब यहाँ पे एक भी बिंदु ना छोड़ जाए, कोई भी एलिमेंट को डोमेन का खाली ना रह जाए, तो मतलब रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। तो अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो डेफिनेटली एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा, जिसको मैं येलो लाइन से बनाता हूँ, जो कि उल्टा मैप होता होगा, जिसको अपन उल्टा मैप कर सकते हैं जी। ठीक है, तो जी फंक्शन को आप क्या बोलोगे, दिस इज इनवर्स ऑफ एफ। तो देखो हो क्या रहा है, समझो इधर देखो, एफ फंक्शन के लिए इनपुट क्या है एक्स, आउटपुट क्या है वाई। तो आप लोग क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स, अरे भाई एफ में इनपुट क्या डालोगे आप, एक्स डालोगे, और आउटपुट क्या आएगा, वाई आएगा, ऐसे लिखोगे। सही बात है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं जी के साथ करना चाहूँगा, फंक्शन जी के साथ, तो जी पर इनपुट क्या आएगा बच्चों, वाई। दिख रहा है ना, अरे यहाँ से यहाँ जा रहा है ना ये, तो जी पर इनपुट वाई आएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे कि जी ऑफ वाई इज इक्वल टू, आउटपुट क्या रहा है इसमें एक्स, है ना, नॉट दैट डिफिकल्ट, आसान है। हाँ सर वो थोड़ा सा टफ जा रहा है, तो होमवर्क भी टाइम से नहीं हो पा रहा। ठीक है, वही मुझे लग रहा था, पता नहीं क्या हो गया। आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखो हर कोई, है ना, और होमवर्क सबमिट करने की कोशिश करो। अब से अपन बहुत रेगुलरली होमवर्क को मॉनिटर करेंगे। इनफैक्ट मैं पहले से भी कर रहा था, लेकिन मैंने उसका लिस्ट नहीं बनाया, तो आज से लिस्ट बनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका। टफ जा रहा तो जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है अपना, तो अब अपन डिस्कशन पार्ट ही रखेंगे। ओके, तो ये हो गया अपना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। समझ में आ गया। तो वही चीज़ लिखी मैंने, देखो, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज मतलब ये चीज़ इम्प्लाई करता है जी ऑफ वाई एक्स के बराबर होगा, और उल्टा भी चलेगा, मतलब उल्टा भी बोल सकते हो आप, ये भी कह सकते हो कि जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स विल इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब पढ़ के समझ में आ रहा है कि अच्छा अच्छा ये बात थी कि हाँ, इनपुट यहाँ पे एक्स था तो एफ ऑफ एक्स, और आउटपुट वाई था तो वाई। क्लियर, चलिए। अब भाई 1 1 और ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। 1 1 और ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है, ऑल्दो अपन ने वो चीज़ ऐसा नहीं कि पहले नहीं देखी है ना। तो अरे यार, तो हम लोग मानते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन जो है सेट ए से लेकर सेट बी तक, सेट ए से लेकर सेट बी तक मैप्ड है फंक्शन एफ, है ना। अच्छा, सेट ए पर मैं कुछ 4 एलिमेंट्स बना देता हूँ, ए बी सी डी। अच्छा, सेट बी पर मैं भी 4 एलिमेंट बना देता हूँ, ए बी सी डी, मतलब 1 2 3 4। चलो, एक आउट ऑफ
टॉपिक क्वेश्चन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, कितने वन वन फंक्शन बन सकते हैं। अच्छा कितने फंक्शन बन सकते हैं यही बता दो, चलो कितने फंक्शन बन सकते हैं ये बता दो बस आप। 4 की पावर में 4 फंक्शन बन सकते हैं। इसका रीजन अपन ने देखा था कि ए के पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है, 4 इंटू बी के पास कितने ऑप्शन, अगेन 4। फंक्शन तो आपको बनाना है, चाहे वो वन वन हो या मैनी वन हो, ऐसे करके। या बुक चिल्ड्रन से कर दो, लेने वाले की पावर देने वाले, बुक्स कितने 4, चिल्ड्रन कितने वो भी 4। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ फंक्शन ये हो गया। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे वो आप ऐसे देखोगे, ए बी सी डी। ए के पास कितने ऑप्शन है 4, चाहे वो 1 के पास चले जाए, 2 या तो 3 या तो 4। मान लो ए चला गया 3 के पास, तो अब 3 के पास और कोई नहीं आ सकता है क्योंकि वो अब वन वन फंक्शन होना है ना। तो बी के पास ऑप्शन कितने बचे 1 2 3, ऐसे करके, तो 4 3 2 1। ठीक है, ऐसे रिवाइज करा रहा था मैं, जो जो याद आएगा मैं रिवाइज कराते जाऊंगा आपको। चलिए तो टॉपिक्स रिवाइज करते रहो बच्चों, बता रहा हूँ रिवीजन करोगे ना आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका सारा टॉपिक बहुत स्ट्रांग रहेगा। और जो अपना करंट टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस करो। एक इन्वर्स फंक्शन बनाता हूँ मैं, है ना, लेकिन पहले इन्वर्स बनाने से पहले एक मैपिंग कर देते हैं। मान लो आपकी मैपिंग इस तरह से, अच्छा क्या ये फंक्शन वन वन है, ना बिल्कुल नहीं है, मेनी वन है। तो अच्छा क्या है फंक्शन ऑन टू है, ना 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 बिल्कुल नहीं, इनटू है, क्योंकि यहाँ पे एक छूट गया ना यार, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 1 3 4 और कोडोमेन 1 2 3 4। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू है, और वन वन भी नहीं। तो इसका इन्वर्स बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसका इन्वर्स बनाओगे तो देखो यहाँ पे इन्वर्स बनाओगे तो ये फंक्शन पहले, ये वाला सेट पहले आ जाएगा, सेट बी। और सेट बी पहले आ गया तो एक के दो लफड़े हो जाएंगे ना, एक के दो लफड़े हो नहीं सकते, और सेट बी जो है स्टार्टिंग सेट हो जाएगा। इसका फंक्शन बना दूं क्या मैं, चलिए इसका इन्वर्स बना देता हूँ मैं ना। देखो इन्वर्स कैसे बनेगा, अब ये सेट बी पहले आ गया, सेट बी भी क्या है बच्चों 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है ए बी सी डी। जैसी मैपिंग थी वैसी छाप दो, एक की 1 की मैपिंग थी ए और बी के साथ, तो यहीं पे गड़बड़ होगी ना। देखो एक के दो लफड़े हो गए, सी की थी 3 के साथ, तो 3 की सी के साथ हो जाएगी। एरो बना लो यहाँ पे यार, एरो बनाने में क्या हमको फील आती है कि इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है। और 4 की मैपिंग है डी के साथ, ये हो गया। क्या ये वैलिड फंक्शन है, नहीं, पहली बात तो यहाँ पे खाली है, दूसरी बात एक के दो लफड़े। तो बी टू ए ये वाला जो फंक्शन है ये एफ इनवर्स होता होता, लेकिन अभी नहीं है, दिस इज इनवैलिड। ठीक है, ये इनवैलिड है। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से अपने फंक्शन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, देखिएगा बड़ा आराम से बताता हूँ मैं। ये ए और ये बी है, यहाँ पर मैंने बना दिया ए बी सी डी, और यहाँ पे बना दिया 1 2 3 4। और अगर मैपिंग इस तरह से, इस तरह से, क्या ये वाली जो मैपिंग मैंने करी है इज इट वन वन, क्या ये वन वन है, हाँ बिल्कुल है भाई, हर किसी का एक एक ही मैपिंग है। तो फंक्शन एफ जो है वो वन वन है। क्या ये ऑन टू है, 4 4 टू द पावर 4 आपका आंसर सही था, मैंने अभी देखा है सबका, आदित्य एंड धनेश। रिवाइज करो है ना वो सब टॉपिक्स को। क्या ये वन वन है, हाँ। क्या ये ऑन टू, बिल्कुल है, दिस इज वन वन ऑन टू। अच्छा इसका अगर मैं इन्वर्स बनाता हूँ, इन्वर्स इसका अगर मैं बनाता हूँ, तो देखिए कैसा बनेगा। अब इन्वर्स में उल्टा हो जाता है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ मैपिंग होगा, तो ये बी सेट पहले आ जाएगा और सेट ए बाद में आ जाएगा। बी से लेकर ए, ये हो जाएगा आपका जी फंक्शन। जी फंक्शन को अपन एफ इनवर्स भी कहते हैं। हाँ भाई, बी सेट में क्या था 1 2 3 4, और ए में क्या था ए बी सी डी। ध्यान से देखिएगा, 1 की मैपिंग ए के साथ है, ठीक है, अब ये एरो इधर आ जाएगा ना, इन्वर्स में पासा पलट जाता है। 2 की मैपिंग सी के साथ है, 2 की मैपिंग सी के साथ है। 3 की मैपिंग डी के साथ है। 4th की मैपिंग बी फॉर बॉम्बे के साथ है। बिल्कुल वैलिड फंक्शन बना है हमारे सामने। ये जो इन्वर्स बना है, दिस इज y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। ये एफ इनवर्स x है, इसको हम कभी कभी g बोल देते हैं, ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए g बोल दिया इसको। ठीक है, तो ये 1 1 ऑन 2 था, मतलब ये बाइजेक्टिव था।
बाइजेक्टिव को अपन इन्वर्टिबल भी कहते हैं। इन्वर्टिबल क्यों कहते हैं आज अपने को समझ में आ गया, क्योंकि उसका इन्वर्स बनाना पॉसिबल है, एंड दिस इज इन्वर्स। ओके, ये इन्वर्स हो गया। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आगे लिखेंगे अपन स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाए, उसके स्टेप्स। ये लिख लिया ना आप लोगों ने, छाप लिया होगा। लिखो। एक्सप्रेस द फंक्शन एक्सप्लिसिटली। अभी अभी सिखाया था, एक्सप्लिसिटली मतलब वाई अकेला करना। एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ वाई। इन टर्म्स ऑफ वाई आप एक्सप्लिसिटली उसको एक्सप्रेस कर दे। और सेकंड स्टेप होता है, जैसे ही आपका एक्सप्लिसिटली हो जाए, है ना, एक्सप्रेस हो जाए, तो आप क्या करो, आखिरी में y की जगह x कर दो और x की जगह y कर दो, रिप्लेसमेंट। तो आपका इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन हाजिर है, आपके सामने आ जाएगा। दो ही स्टेप्स हैं, मैं ज़्यादा इंग्लिश में नहीं लिखवाना चाह रहा हूँ, ऐसे तो बहुत लंबा स्टेप्स लिखे मेरे पास, बट उतना कुछ काम का नहीं है ना। शॉर्ट में करेंगे, अपने को समझ में आ जाएगा, इतने में अच्छे से समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो भाई, क्या लिखा है आपके सामने। इफ फंक्शन f इज मैप्ड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और आपके सामने f ऑफ x जो दे रखा है वो क्या है, 10 की पावर में x+1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड इट्स इनवर्स। सॉरी, इन टर्म्स ऑफ x करना है इधर, है ना, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x करो। इन टर्म्स ऑफ x लिखो आगे थोड़ा सा, दैट इज x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ऐसा करना है। देख लो ऊपर लिखा है फाइंड इट्स इनवर्स, यहाँ पे चेंज कर लेना ना, अंडरलाइन कर दिया मैंने। हाँ भाई, ये जो आपके सामने फंक्शन लिखा है, इसको आप लिखो y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x+1। सही है। अब क्या करो, आप x को अकेला करने की कोशिश करो। एक्सप्लिसिटली आपको x के टर्म्स में इस फंक्शन को एक्सप्रेस करना है। तो अकेला इसको अगर x को करना है तो x को नीचे उतारना पड़ेगा। अभी तो ये 10 की पावर में बैठा हुआ है ना, तो इसको 10 की पावर से नीचे उतारना पड़ेगा। और 10 की पावर से नीचे उतारने के लिए, पावर से नीचे उतारने के लिए आपको लॉग लेना पड़ता है दोनों तरफ। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग वाई बेस अपन सोचेंगे थोड़ी देर से, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू द पावर x+1। हाँ भाई, यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 का बेस लेना ज़्यादा सही रहेगा ना। ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने। तो ये चीज़ बन जाएगी लॉग ऑफ वाई टू द बेस 10 इज इक्वल टू, पावर जो है वो पीछे आके ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा x+1 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, लॉग 1 हो जाएगा ये ना। तो यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा, log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x+1। तो x कितना आ जाएगा, log y -1, बेस 10 है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं बट फिर भी लिख दिया। ये था आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, जैसे ही आपने x को अकेला कर दिया है, जैसे ही आपने x को अकेला कर दिया है, आप क्या करो, x की जगह y डाल दो और y की जगह x डाल दो।
ठीक है, सिंपल है। एक्स की जगह वाई कर दिया अपन ने, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर दो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एक्स कर दो। तो वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 माइनस 1। ये जो फंक्शन आपके सामने आया है लास्ट में, दिस इज एक्चुअली द इनवर्स। तो आप क्या लिखोगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब ये इनवर्स फंक्शन आ गया आपके सामने। एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ गया आपके सामने, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 माइनस 1। ठीक है, अगला सवाल लिखें। अच्छा, एफ इनवर्स को अगर आपको डिफाइन करना हो ढंग से तो कैसे करोगे? डिफाइन फंक्शनल डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे एफ इनवर्स। आगे देखिए प्लीज, क्या लिखा था यहाँ पे, सेट ए से लेकर सेट बी, और इनवर्स क्या तो उल्टा हो जाता है ना, बी से लेकर ए, तो आर प्लस से लेकर आर, ऐसे डिफाइन हो जाएगा। एफ इनवर्स हो जाएगा आर प्लस से लेकर आर। ऑल्दो ये पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए ना, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट कि इसमें कर क्यों रहे अपन ऐसा। अगला सवाल लिखो, इफ एफ which is ranging from -2 to infinity to all real numbers, और आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है कितना, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 प्लस एल एन एक्स प्लस 2। ठीक है, आपको इसका इन्वर्स निकाल, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ इन्वर्स निकालना, वो तो अपन समझ ही गए ना, हर क्वेश्चन में आपको इन्वर्स ही निकालना है अच्छे से, कोशिश करो। तो भाई सॉल्यूशन, सबसे पहले x को अकेला करना है, यहाँ पे x अंदर फंसा हुआ है, इसको बाहर निकालना है पहले तो। और ये एफ ऑफ एक्स को आप क्या कह सकते हैं, y। तो आपके सामने जो चीज़ लिखी दैट इज y इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन एक्स प्लस 2। ओके, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 2। ठीक है, क्या एल एन में बेस क्या होता है, e का होता है, तो आप ये क्या बोल सकते हो यहाँ पे, e की पावर में ये वाली चीज़ विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 2। भूल गए क्या, लॉग तो पता है ना सबको? ठीक है, शुक्र है पता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x अकेला हो ही गया ऑलमोस्ट, बस ये 2 को उस तरफ भेजना है, तो -2 बन जाएगा। ठीक है, ढंग से लिख देते, x इज इक्वल टू ई टू द पावर y माइनस 1 माइनस 2। तो ये आपका फंक्शन आ गया है, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे अपन, स्टेप नंबर 2 में करेंगे x की जगह y और y की जगह x, इंटरचेंज कर दो बस। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y कर दिया, और यहाँ पे y है, यहाँ पर x कर दिया। ये जो आपके सामने आया, दिस इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपका एफ इनवर्स है। इसका फंक्शनल डेफिनेशन अगर मुझे बनाना है तो पहले कहाँ से कहाँ तक था, -2 से इन्फिनिटी से लेकर r। तो अभी क्या हो जाएगा, ये एफ इनवर्स हो जाएगा r से लेकर 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, लेकर r। तो अभी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा r से लेकर। ठीक है, वीडियो तो ठीक चल रहा है। आगे बढ़ें, चलो लेट अस ट्राई अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। इफ f जो है 0 से 1, सॉरी ऑल रियल नंबर से लेकर 0 to 1 दे रखा है आपको, और एफ एक्स क्या दे रखा है, 2 की पावर में x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x।
फाइंड इट्स इनवर्स, करो फाइंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 की पावर में x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर में x। x को अकेला करना है यार, ये तो चैलेंज है, ये चैलेंज है। तो मैं क्या करूँ, आप करूँ? देखता हूँ मैं किसका जल्दी आंसर आता है, सबसे पहले किसका आंसर आता है, मुझे वही जानना है। क्या हो गया? x अकेला हो पा रहा है आपसे? तो 1 इंटू सॉरी y इंटू क्या लिखा है, y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ठीक है, मेरे को क्या करना है, सुनो मेरी बात, जितने भी x के टर्म्स हैं उनको मैं एक तरफ लाना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा y इंटू वाई प्लस वाई इंटू 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ठीक है, ये वाला x का टर्म है और ये वाला x का टर्म है, दोनों को LHS में रख देते हैं। ओके, दोनों को LHS में रख देते हैं की पावर x, हाँ सही है ना। ये RHS में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो y इज इक्वल टू, इसको इधर साइड भेज दो तो माइनस साइन के साथ चला जाएगा। देखिए बनेगा क्या आपके सामने, 2 की पावर x इंटू 1 माइनस वाई। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 2 की पावर x कितना हो जाएगा बच्चों, y अपॉन 1 माइनस वाई। क्लियर है नाउ? हाँ ठीक है कशिश, आपका आंसर सही है, गुड। आप क्या करें, x को नीचे उतारना है, अरे भाई लॉग ले लो यार, क्या दिक्कत है, x को नीचे लाना है ना, ऊपर बैठा है बेचारा फंस गया। तो लॉग ले लो, किस बेस का लेंगे, 2 का, ताकि लॉग 2 बेस 2 बनेगा वो 1 हो जाए। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लिख देता हूँ मैं, टेक लॉग टू द बेस 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर आप लॉग लेंगे दोनों तरफ तो आपके सामने क्या बनेगा, देखिए इधर लॉग ऑफ LHS टू द बेस 2, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ RHS टू द बेस 2। ठीक है, अब क्या करें, ये x जो है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2 और इधर आ जाएगा log ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई टू द बेस 2। log 2 बेस 2 क्या होता है, 1, तो यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू log ऑफ समथिंग टू द बेस 2। क्या ये आपका आंसर आ गया है? मेरे ख्याल से ये स्टेप 1 तो हो गया अपने से, x अकेला हो गया ना, देखो x अकेला हो गया, क्या दिक्कत है। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है कि x और y की अदला बदली कर दो। 1 माइनस एक्स आएगा ना, ठीक है। हाँ 2x नहीं, वो 2x, 2 तो बेस का होगा और x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स टू द बेस 2। ये आपका जो फंक्शन आया, दिस इज इनवर्स फंक्शन, दिस इज एक्चुअली f इनवर्स ऑफ x। ओके, अच्छा इसका डेफिनेशन अगर आपको बताना है, फंक्शनल डेफिनेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन, उल्टा कर दो ना, ये r से लेकर कहीं तक था 0 to 1, तो 0 to 1 यहाँ पे पहले आ जाएगा, से लेकर r।
क्लियर है? छाप लो भाई, जल्दी छाप लो। और किसी का आंसर आया है? आदित्य गर्जे का भी आया है, किरुतिका का भी आया है। किरुतिका, अच्छा वो आपका आंसर है, सबका सेम आंसर। हाँ, छाप रहे हो क्या एक दूसरे से? हाउ इज इट पॉसिबल? सबका एक जैसा गलती कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, आई बिलीव कि आप लोगों ने खुद से सेम गलती अलग अलग लोगों ने करी है। गुड। बट कोशिश ना, आप छापने की कोशिश ना करें, वो अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज। किस चीज़ का? जो पढ़ रहे हो उसका, क्या पढ़ रहे हैं अपन? इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ध्यान से। सारे आईआईटी के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं पास्ट ईयर के इनवर्स पे, वो यहीं से बने हैं, प्रॉपर्टीज से। और तीनों प्रॉपर्टी बहुत इजी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दैट इज, लिखिए, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। कुछ टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, मतलब इसका क्या हो गया कि अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, चलो लिखो, पहले तो आप इसको हिंदी में लिख लो अपने सामने, कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स एक ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के इनवर्स 2000 है, एक फंक्शन जी एक्स आ रहा है इसका इनवर्स और एक फंक्शन एच एक्स आ रहा है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आपके कोई भी फंक्शन का इनवर्स हमेशा क्या आएगा? यूनिक आएगा, एक ही इनवर्स आएगा। तो क्या लिखा मैंने? इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक। तो अरे यार, ये तो अपन बाद में देखेंगे ना, एक एग्जांपल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है आपको। तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे अपन? इसको मैं एफ ऑफ एक्स कह देता हूँ, है ना। तो इसका इनवर्स निकालना है अगर आपको, तो क्या करोगे आप? y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, दोनों तरफ आप ln ले लोगे, ln y इज इक्वल टू ln ई टू द पावर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? करना क्या होता है, x को अकेला करना है ना, x को अकेला करना है, तो x को नीचे उतार दो, तो कितना आ जाएगा? x इंटू ln ई। ln ई कितना होता है? ln ई बेस ई, वही तो लिखा है भाई। दिस इज इक्वल टू ln y, और ये ई बेस ई कितना हो जाएगा? ये चीज़ तो 1 होगी, क्योंकि ये तो मैं नहीं समझा रहा, समझ गया ना यार, ln ई बेस ई 1 होता है। तो x इज इक्वल टू ln y। फर्स्ट स्टेप तो अपना कंप्लीट हो गया कि x अकेला हो गया है। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि आप x और y की अदला बदली कर दो। तो अब जब आप ऐसा करोगे तो आपके सामने y इज इक्वल टू ln x, बस इतना बचेगा। लेट अस ड्रॉ सम ग्राफ्स। दोनों फंक्शंस का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, फंक्शन खुद का और उसके इन्वर्स का। तो सबसे पहले e की पावर x, e की पावर x का ग्राफ क्या होता है भाई? कोरोना वायरस। ठीक है, ये हो गया e की पावर x का ग्राफ। और ln x का ग्राफ क्या होता है? ये ऐसा होता है ln x का ग्राफ, लाइक दिस। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो भी फंक्शन होता है और उसका इन्वर्स होता है, वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होती है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आप ये येलो वाली डॉटेड लाइन को एक मिरर की तरह, एक कांच की तरह देखेंगे, तो इन दोनों फंक्शन को एक दूसरे का मिरर इमेज पाया जाएगा।
तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सीखी अपन ने, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स होता क्या है, उसका मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। समझ में आ रहा है? अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स उसका मिरर इमेज होता है। दूसरी बात कि आपको कोई भी मिरर इमेज कोई फंक्शन ले लो, चलो ये आपका फंक्शन था ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और ये क्या है, फंक्शन का इन्वर्स, नीचे जो बना है दैट इज फंक्शन का इन्वर्स, और वो क्या है एल एन एक्स। मैं क्या करता हूँ ना कि फंक्शन पर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, फंक्शन पर कोई भी पॉइंट लिया मैंने, उस पॉइंट का जो इमेज आएगा, मिरर इमेज, देखो कौन सा आएगा, ये आएगा कुछ है ना, समथिंग लाइक दिस। तो यूनिक आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना आ रहा कि दो दो मिरर इमेज आ रही है उसकी। इस पॉइंट का मिरर इमेज एक ही आ रहा है और हमेशा एक आएगा, क्योंकि और नॉट जस्ट दिस पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दिस फंक्शन, कोई भी पॉइंट ले लो इस फंक्शन पे, उन सबका एक ही मिरर इमेज आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी फंक्शन का एक ही इन्वर्स बनेगा हमेशा। वही चीज लिखी, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक। और ग्राफिकली अपन ने क्या समझ लिया कि इन्वर्स फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। यहां पे आप लिख लो रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट, यहाँ लिख लो हेयर, ज़्यादा अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट इज यूनिक। और इधर लिख लो एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स आर mirror image of each other about the line y is equal to x। मतलब ये वाली जो लाइन है ना y is equal to x, उसके अबाउट मिरर इमेज है। ओके, सेकंड पॉइंट लिखे, लिख लो ये वाला पॉइंट है ना, पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट जो है, इस पे आप कितने भी सितारे लगा दो, सारे सितारे कम पड़ जाएंगे। इट इज़ एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आसान है ना, आसान है। देखो भाई साहब, इफ एफ फंक्शन जो है वो ए टू बी है ना, फंक्शन एफ आपका ए टू बी है, इस पे स्टार लगा लो और यहाँ पे लिख लो क्या लिखे, थोड़ा ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी में लिखते हैं ना, लिखो वी फैक्ट इन जेईई। वी फैक्ट का मतलब क्या हो गया, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन जेईई। वेरी वेरी, दो वी लगा लो ना, वेरी 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 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। गारंटी दे रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन आपको हर साल इससे आता ही आता है। अभी जेई का एग्जाम चल रहा है, अभी हम जैसे लेक्चर ले रहे हैं, एक एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उसमें भी एक क्वेश्चन हो गई होगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, जो अपन मैट्रिक्स में पढ़ेंगे एक बार और, जब अपन वेक्टर 3D पढ़ लेंगे, है ना। मतलब ये दोनों क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, इफ फंक्शन ए टू बी इज अ बाइजेक्शन and g
function b to a is the inverse of f, then fog is equal to identity function of b। नहीं समझ में आएगा अभी, है ना, कोशिश भी मत करो। एंड गोफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट ए होगा ना गोफ में, रुक जाओ, हाँ ठीक है सही है, लिखवा देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे लिखो, वेयर आई ए एंड आई बी आर आइडेंटिटी functions on the sets A and B respectively। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? बहुत ही आसान होता है, देखो इधर आप एक बार देख लो। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एक्स, मतलब आपने जो इनपुट दिया वही का वही आउटपुट आ गया, इसको कहते हैं अपन आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे लिख लो पहले आप, जो लाइन y इज इक्वल टू एक्स होती है ना, वो भी तो एक फंक्शन है, वो आएगा एक आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब आप 1 इनपुट दोगे तो आउटपुट भी 1 आएगा, 2 इनपुट दोगे तो आउटपुट भी 2 आएगा, लाइक वाइज। अब इसका मतलब समझते हैं अपन। मान लो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक मैप्ड है? ए टू बी, ऐसे लिखो, है ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ए टू बी। और एक और हमारे पास इसका इन्वर्स है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट एफ का इन्वर्स, और वो कहाँ से कहाँ तक मैप्ड है? बी से लेकर ए तक मैप्ड है। ठीक है, जी क्या है? एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ऊपर जो लिखा है उसको आप मत पढ़ो, सब कुछ भूल जाओ, आगे देखो। अगर मैं एक फंक्शन के अंदर उसका इन्वर्स डाल दूंगा, मतलब मैंने क्या करा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला है, जिसमें जी जो है वो एफ का इन्वर्स है। उल्टा भी कह सकते, बोथ आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ऐसे कह सकते हो। तो फंक्शन के अंदर अगर उसका इन्वर्स डाल दिया आपने, मतलब एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स, अरे ये जी की जगह मैंने एफ इनवर्स एक्स रख दिया, एक ही बात है ना। अगर ऐसा कर दोगे तो आपने जो इनपुट डाला है वही आपको आउटपुट मिलेगा। समझो क्या लिखा है, फॉग एक्स, ये लिखा फॉग एक्स, तो आपने जो एक्स में डाला होगा ना वही का वही आउटपुट आ जाएगा, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर फंक्शन के अंदर उसका इन्वर्स है, फंक्शन के अंदर उसका इन्वर्स है, तो आपने जो चीज डाली है वही चीज आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एक्स होता है, रिवर्स करोगे एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये भी क्या होता है? एक्स होता है। ऐसा हमेशा होगा, है ना। इसका प्रूफ 2 कौड़ी का है, अगर आप चाहिए तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन पहले आप ये तो लिखो यार, इसको तो समझो हो क्या रहा है, मतलब इसका क्या हो गया सर। देखो दो, चलो लिख लो पहले यार, ज़्यादा बातें नहीं करते, लिख लो फिर समझाता हूँ।
हाँ जी, देखिए इधर क्या लिखा है। मान लो हमारे पास एक सेट है और एक और सेट है ना। ये मैं इसका बहुत क्यूट सा प्रूफ दे रहा हूँ ना, बहुत ही प्यारा सा प्रूफ है। दो सेट है हमारे पास, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। सेट ए में x रखा हुआ है, बी में y रखा हुआ है और मैपिंग x से लेकर y हो रही है, इसको अपन f कहते हैं। और जब उल्टा आएगा तो अपन इसको क्या कहेंगे, हम इसको तब g कहेंगे या f इनवर्स कह देते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से अभी y जो है क्या है बेटा, f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x है। थोड़ा मैं जगह जानबूझ के कम बना दी मैंने, कोई बात नहीं। f ऑफ x इज इक्वल टू y ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे भी साइड में जगह रहेगी, ठीक है। समझो, आप इधर समझो, f फंक्शन में क्या इनपुट जा रहा है, x, आउटपुट क्या आ रहा है y, वही चीज़ ऊपर लिखी है कि जो इनपुट आ रहा है वो x है और आउटपुट क्या आ रहा है y, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका इन्वर्स के बारे में सोचूंगा तो इन्वर्स में इनपुट क्या आ रहा है, y। तो कैन आई से कि f इन्वर्स में इनपुट जो आ रहा है, थोड़ा अच्छे से बना नहीं, f इन्वर्स में जो इनपुट आ रहा है वो है y और आउटपुट जो आ रहा है वो है x। भाई सीधी सी बात है, सही है। तो ये जो x है ना, इसकी जगह पर आप क्या कर दो, ये x की जगह आप ये डाल दो, तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, दिस थिंग विल बिकम f ऑफ x की जगह क्या डाल दूंगा, f इनवर्स y, और RHS में क्या है y। मतलब फंक्शन के अंदर अगर उसी का इन्वर्स रखा हो तो जो आर्ग्यूमेंट होता है वही आपका आंसर होता है, वही आपका आउटपुट होता है। हैंस प्रूव्ड, 2 लाइन में प्रूफ हो गया, है ना। ठीक है, अगला देखिए, द इनवर्स, उसको भी लिख लो आप, है ना, जगह आपको दे देता हूँ मैं लिखने की। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। इसको तो समझाने की भी जरूरत नहीं, अरे भाई कोई फंक्शन आपके पास बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मतलब वन वन एंड ऑन टू। तो अगर आपका फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है तो उसका इन्वर्स भी वन वन ऑन टू होगा, और इसका इन्वर्स बनेगा तभी बन पाएगा ना जब वो बाइजेक्शन है। अरे भाई जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इन्वर्स बन पाएगा, तो इसका इन्वर्स जो बनेगा ना वो भी बाइजेक्टिव होगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ पे, ये मैंने बना दिया, ऊपर जो फंक्शन बनाया क्या ये बाइजेक्टिव है, हाँ ये वन वन है और ऑन टू है, क्योंकि कुछ भी नहीं छूटा है, कोडोमेन में कुछ भी नहीं रह गया है, तो आपका ये फंक्शन ऑन टू है और ये वन वन है, इंजेक्टिव है, मतलब बाइजेक्टिव। इसका इन्वर्स बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, विच इज अगेन वन वन एंड ऑन टू। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन, ठीक है। फोर्थ वाला लिखे, द एफ, छोड़ो इसको ऐसे लिखो आप, है ना, इफ एफ एंड जी are two bijections, if f and g are two bijections, f a to b, g b to c, समझ में आ रहा है, f a to b मैप्ड है और g b to c मैप्ड है, then the inverse of GOF exists and के बाद मैं रुक जाता हूँ, पहले समझो। एक फंक्शन f है, ए टू बी मैप्ड है, और वो क्या है, वन वन ऑन टू। वन वन ऑन टू सुनते ही आपके दिमाग में फोटो नहीं बन रहा है ना, ये गलत है, आपके दिमाग में फोटो नहीं बनेगा तो मज़ा कैसे आएगा।
तो भाई 1 1 ऑन टू का फोटो होता है ऐसे, ये फंक्शन जो है 1 1 है, हाँ जी 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? बिल्कुल ऑन टू है। तो आप समझो ये फंक्शन है 1 1 ऑन टू, मतलब 1 to 1 मैप्ड है और यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटा है। इसको कहते हैं 1 1 ऑन टू। फोटो बनाओ अपने दिमाग में, 1 1 ऑन टू का फोटो ऐसे, या तो ऐसे ऐसे इमेजिन कर लो ना, ये चारों 1 1 ऑन टू। एक्सक्यूज मी, डरना मना है। 1 1 ऑन टू, सही। तो अगर ये भी 1 1 ऑन टू है, ये भी 1 1 ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। किसका? गॉफ का। मतलब ये जी के अंदर एफ डाल दोगे तो आपके सामने क्या बनेगा? गॉफ। उस गॉफ का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो ऐसे लिख देते हैं अपन, गॉफ इन्वर्स। गॉफ इन्वर्स जो होता है वो होता क्या है? देखिए बड़ा आसान है। आगे देखो, आगे देखो, दिमाग में छप जाएगा अगर आप ढंग से एक बार समझ लोगे। बाद में क्या लिखा है? एफ, तो उसको पहले लिख दो एफ इनवर्स ऑफ। पहले क्या लिखा है? जी, उसको बाद में लिखेंगे उसका इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। ये होता है। तो गॉफ का इनवर्स क्या हो गया? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है। तो हमारा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो है लगभग खत्म होने वाला है, और लास्ट टॉपिक बचता है अपना पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चंस आपको बहुत मिल रहे होंगे मॉड्यूल में। लिखे नोट। Functions are not generally one onto. To make them invertible, we redefine them in such a manner that they become one onto. In certain part of their domain. लिख लो पहले, समझ में नहीं आएगा अभी आपको, है ना। देखो अब मैं आपको है ना एक बार समझा देता हूँ कि हमारे पास लेटेस्ट से एक फंक्शन है एफ, जो कि आर टू आर है। ठीक है। तो और फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे सामने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा,
आप लोग उसे अगर मैं पूछूंगा कि क्या ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, तो आप लोग क्या करोगे, इसका जवाब कैसे दोगे? तीन मेथड है वन वन मेनी वन को निकालने के। सबसे आसान है ग्राफिकल, इफ यू नो द ग्राफ, एंड एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बच्चा बच्चा जानता है कि क्या होता है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। ये होता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन अभी मेनी वन है या वन वन है? मेनी वन है, इट इज मेनी वन। तो इन्वर्टिबल, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, आपको एक बार में खोपड़ी में घुसेगा। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कोई फंक्शन का इन्वर्स बनाना है अपने को, तो उस फंक्शन को वन वन होना चाहिए और उस फंक्शन को ऑन टू होना चाहिए। अच्छा, ऑन टू मतलब क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा, मेरे को ये बताओ देख के कि इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है? आर, है ना। तो लेट मी जस्ट राइट, इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। और अगर मैं आपसे रेंज पूछ लूँगा, तो रेंज क्या आ जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी। रेंज आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो कोडोमेन और रेंज बराबर है क्या? नहीं। तो ये ऑन टू तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मतलब इसका इन्वर्स तो नहीं बन सकता है, इन्वर्स तो नहीं बन सकता। लेकिन अगर अपने पीछे कोई पड़ गया कि नहीं इसका इन्वर्स बना के बता, मतलब कोई बंदूक लेके आ गया कि नहीं बना के बता इन्वर्स वरना जान से मार दूंगा, तो आप क्या करोगे भाई? कुछ कोशिश करोगे ना यार कि चलो ठीक है बना ही देते हैं। इस फंक्शन को अगर आपको ऑन टू बनाना है, सबसे पहले लेट अस मेक इट ऑन टू। ऑन टू मतलब इसका जो रेंज है उसको तो हम बदल नहीं सकते, रेंज को तो आप बदल ही नहीं सकते ना किसी भी, क्योंकि ग्राफ है, जो जो है सो है भाई ग्राफ। आप ग्राफ को चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज द वे द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन के को डोमेन में यहाँ पे आर लिखा था, अगर आप यहाँ पे आर को काट के चुपके से 0 टू इन्फिनिटी लिख दोगे तो फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। मतलब फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका तो यार क्वेश्चन बनाने वाले के हाथ में होता है। तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे, वी विल डिफाइन द फंक्शन एज, वी विल, लिखते जाइए, डिफाइन द फंक्शन एज। कैसे डिफाइन करेंगे? f जो है ऑल रियल नंबर से लेकर 0 टू इन्फिनिटी हो जाए। समझ में आ रहा है? पहले अपन ने इसकी को डोमेन को काट दिया, को डोमेन को अपन ने काट दिया, इसको अपन ने काट के श्रिंक कर दिया। अब ये फंक्शन डेफिनेटली क्या है? दिस फंक्शन इज ऑन टू। नाउ दिस फंक्शन इज डेफिनेटली ऑन टू, लेकिन इसका ये वन वन वाला प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? ये फंक्शन अभी ऑन टू है डेफिनेटली, बट इट इज स्टिल मेनी वन, ये अभी भी मेनी वन है। तो ये मेनी वन को अपने को वन वन बनाना है, सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी यही है। तो मेनी वन को अगर वन वन बनाना है, अच्छा ये मेनी वन क्यों है? क्योंकि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच पा रहे हैं जो उसको दो पॉइंट पे कट कर रही है। तो क्यों ना हम एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं जो उसको एक लाइन पे कट करे। मतलब ग्राफ का एक हिस्सा अगर मैंने उड़ा दिया, मान लो ग्राफ का एक हिस्सा उड़ा दिया, तो बचा हुआ हिस्सा जो है, क्या ये अब वन वन है? हाँ, नाउ दिस इज वन वन। तो इसका मतलब सर ग्राफ ही उड़ा दोगे क्या? क्या बात कर रहे हो, ग्राफ उड़ा दोगे क्या? मैंने कहा हाँ भाई उड़ा सकते हैं। भाई किसी ने आपके सिर पे बंदूक रखी है और बोला वन वन बना दो, तो आप किसी भी हद तक जाके बना सकते हो। तो आप क्या करोगे ना, आप बोलोगे कि इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर, हम ऑल रियल नंबर नहीं ले रहे, हम सिर्फ ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट ले रहे हैं, ये वाला हटा दे रहे। तो आप फंक्शन को अब दोबारा डिफाइन करेंगे। तो नाउ वी विल रीडिफाइन द फंक्शन एज। कैसे रीडिफाइन करोगे बच्चों? देखो ध्यान से, ये जो ऑल रियल नंबर था ये डोमेन था, मतलब इनपुट। पहले अपन क्या बोल रहे थे कि सारा इनपुट रख लो, सारा इनपुट रखने पे पूरा ग्राफ आ जाएगा। भाई ये पूरा ग्राफ, पूरा ग्राफ नहीं चाहिए अपने को। अब हमको चाहिए सिर्फ ये वाला ग्राफ या सिर्फ ये वाला ग्राफ, कोई भी ले लो, टेक एनी हाफ, बट कोई एक हाफ ही लेना है आपको। तो हमने बोला कि ये वाला डोमेन से हटा देते हैं हिस्सा, तो कौन सा रखेंगे? 0 टू इन्फिनिटी। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे आप? इनपुट भी 0 से इन्फिनिटी, और आउटपुट तो पहले से ही अपन ने लिख रखा था, जो लिख रखा था। अच्छा, इत्तेफाक से ये भी 0 टू इन्फिनिटी है। अब ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, नाउ दिस फंक्शन इज ऑन टू सिंस range is equal to codomain
दोनों 0 to इन्फिनिटी है। और ये फंक्शन अब 1 1 हो गया, बिल्कुल हो गया। सुनो मेरी बात है ना, अभी थोड़ा सा एक दो बातें और कहूँगा तो क्लियर हो जाएगा। अब फंक्शन का ग्राफ कितना बनेगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना है आपको, ये भी बनाओगे आप और ये भी बनाओगे। पहले तो पूरा ग्राफ बनाएंगे ना भाई, पूरा ग्राफ बनाने के बाद आपको बोलोगे कि अबे 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 0 to इन्फिनिटी ही लेना बस इनपुट। तो इनपुट अगर इतना लेना है आपको तो आउटपुट कितना लोगे, आउटपुट इतना लोगे तो कितना हटाना है, ये हटा दो, ये चाहिए ही नहीं अपने को, इसको हटा दिया अपन ने। तो आपका जो ग्राफ बना है वो कितना बना है, सिर्फ इतू सा ग्राफ बना है। इस ग्राफ का रेंज कितना है, रेंज लिख दूं मैं, y बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। और ये 1 1 है या मिनिमम है, अब ये 1 1 है। तो भाई आपकी जान बच गई, अब आपको जान से नहीं मारेगा। तो मतलब इसका क्या हुआ कि सर अपन फंक्शन को काट छाट सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको उसको ज़बरदस्ती 1 1 बनाना है कि नहीं मैं तो इसका इन्वर्स लेके ही रहूँगा, तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। वो अपन दिमाग लगा के कर सकते हैं, ठीक है। रेंज इसकी ये हो गई। और कोडोमेन जो हो गया वो कितना है, कोडोमेन भी सेम है 0 to इन्फिनिटी। तो आप क्या लिख दोगे, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। नाउ दिस फंक्शन इज ऑन टू, और 1 1 तो ये पहले से ऑन टू भी है और ये अब 1 1 भी है, मतलब बाइजेक्शन, बाइजेक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। बाइजेक्टिव है और इन्वर्टिबल भी है। तो अब इसका इन्वर्स बनाना पॉसिबल है। तो पहले अपन इसका इन्वर्स नहीं बना पा रहे थे, फिर हमने इसको काट छाट के कुछ ऐसा करा कि इसकी रेंज को पहले अपन ने कोडोमेन के बराबर बनाया। तो कोडोमेन को ही बदलना पड़ा, रेंज को तो अब बदल नहीं सकते, कोडोमेन को बदल दिया अपन ने। फिर हमने इसका डोमेन भी बदल दिया, है ना। डोमेन को अपन ने बोला बस 0 to इन्फिनिटी रखो, तो फंक्शन 1 1 और मेनी 1 हो जाएगा। एक बार टाइप करके बताओ क्लियर है या नहीं है, फिर मैं क्लास को बंद करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप टाइप करिएगा कि आपको ये चीज़, ये वाला पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आई। सुनो मेरी बात, ये चीज़ समझ में आ गई तो पूरा अगला चैप्टर आपका सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट पर है। 1 1 एन ऑन टू फंक्शन बनाना ही आपको, पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है अपने को अगला ITF, ठीक है। तो पूरा चैप्टर आपका इसी बेसिस पर ही चलेगा कि आपको फंक्शन को जबरदस्ती 1 1 ऑन टू बनाना है। मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है। आप लोग रिवाइज करोगे तो समझ में आ ही जाएगा। एक बार आप टाइप करके कंफर्म करो, क्लास को मैं ऑफ करता हूँ। होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए देन, होमवर्क कंप्लीट करते रहो, सेंड करते रहो, नो मैटर व्हाट, ओके, ठीक है। चलिए देन, बाय बाय। ओके, तो सबको क्लियर है ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। किसी को नहीं होगा तो डाउट लिख देना कि सर नहीं समझ में आया, ताकि मैं कल उसको ध्यान से अच्छे से समझा सकूँ। चलो बच्चों, है ना, मिलते हैं कल, बाय बाय।